सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक नई महाजराई के लिए, और इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर पहुंचने की तैयारी की जा रही है। तैयारी इस सेंस में है कि दो पाकिस्तान की बड़ी अपोजिशन की जमातें अब मिल रही हैं और अगले आने वाले वक्त में ईद के बाद APC बुलाने की भी तैयारी हो रही है। मकसद सिर्फ एक है, दोनों जमातों बल्कि पूरी अपोजिशन का, कि इस हुकूमत का खात्मा किया जाए। लफ्ज़ों का सिर्फ फ़र्क है, बाकी मामलात एक हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इस हुकूमत को अब जल्द गिराया जाएगा, और कमरज़मान कायरा साहब कहते हैं इस हुकूमत का जल्द अब खात्मा ज़रूरी है। तरीक़ाकार कौन सा हो सकता है इस हुकूमत को चलता करने का, गिराने का, ख़ात्मा करने का, यह भी हम अपोजिशन से बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो इल्ज़ामात हुकूमत पर लगाए हैं, कहा है कि 2 साल में इस मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। तमाम कौम इस वक्त जो है वो परेशान है, मुआशी तौर पर मुल्क पीछे चला गया है, और सिर्फ ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक हमने स्टार्ट की थी वो इसलिए रोकी गई कि कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से हम अपने वर्कर्स की, आवाम की जान ख़तरे में नहीं डाल सकते हैं। अब ईद के बाद लाया अमल होगा कि किस तरीके से इस हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो हुकूमत है, क्या वो अपोजिशन के इस APC से, अपोजिशन की इस अगले आने वाले दौर की तहरीक से, और अपोजिशन के उस अज़्म से कि इस हुकूमत का ख़ात्मा है, किस तरह से निमट सकती है। हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपके वक्त का। बसरा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून सबसे बड़ी जमात है इस वक्त अपोजिशन की, पंजाब में भी जहाँ आप मौजूद होते हैं, आप तर्जुमान हैं, वफाक में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी अपोजिशन की जमात है, उसके बाद से एक सूबे में हुकूमत भी है, नेशनल असम्बली में, सेनेट में, वो वहाँ पर उनकी बड़ी अक्सरियत है। अब वो मिल रहे हैं आपकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, आपकी हुकूमत को गिराने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। क्या तैयारी है, किस तरह निपटेंगे आप अपोजिशन से? देखें, एक तो मुदस्सर अपोजिशन का ये आइनी सियासी जमहूरी हक है कि वो जलसा करें, जुलूस करें, वो धरना दें, वो लॉन्ग मार्च करें। ये सब मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न है। और उसका अगला एस्पेक्ट ये भी है कि विद इन हाउस अगर वो समझते हैं कि कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है, वो भी वो तहरीक अदम एतमाद वाला है। बाकी वो 2 साल से तो हम यही सुन रहे हैं कि वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, घर ख्वाहिश पे दम निकले। आप बता दीजिए, मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं, कभी पीपल्स पार्टी और नून लीग और कभी मौलाना साहब, एक दफ़ा इन्होंने कोशिश की, उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट निकाल लें ज़रा। उन्होंने कहा साढ़े तो कारकुन नहीं निकलते, वो नान खान वाले ने, वो करेले गोश्त खाने वाले हैं। मियाँ साहब अस्पताल में आया 1 महीना, कोई 100 से ज़्यादा बंदा मिलने नहीं आया। बात यह है कि इनको अब ये इमरान खान साहब के ख्वाब आते हैं, इसलिए आते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं हुकूमत तो क्या, मेरी जान भी चली जाए, मैं एहतसाब पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और भाई इनको कहें ज़ोर लगाएं। अभी आप मुझे बताएं, 2 साल में इन्होंने कोई, कह रहे हैं ये हुकूमत नाकाम हो गई, अवाम को डिलीवर नहीं कर रही। अवाम, भाई इनसे पूछें फिर आप क्या कर रहे हैं? आप लोग सिवाय के गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, मौलाना साहब कहते हैं मेरे से हाथ हो गया, आएँ, हम बिल्कुल इनको आज़ादी हासिल होगी। बस साहब वो कह रहे हैं कि आपने तो उनके तमाम बड़े लीडरान के खिलाफ नैब में मुकदमात कर दिए हैं, इसलिए जब लीडरान के खिलाफ मुकदमात के जरिए आपने पूरा पावर ही उनकी खत्म कर दिया, तो फिर वो कैसे बाहर आएंगे आपके मुकाबले में? इसका मतलब है कि इनकी जो टोटल हैसियत है वो यही है कि नैब के केस की वजह से बाहर नहीं निकल सकते। फिर तो हमारी लॉजिक में और प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कहते हैं उसमें बहुत बड़ा वजन है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपनी लूटमार को बचाने के लिए ब्लैकमेल करना चाहते हैं और इमरान खान साहब को प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो ये तो कभी भी नहीं होगा। मुदस्सर, आप मुझे बताइए कि अगर ये समझते हैं कि हमारे ऊपर ये गलत मुकदमात हैं, तो भाई आज अदालतें जहाँ से ये रिलीफ लेते हैं उस वक्त तो हक और सच की फतह हो जाती है। जब ये पकड़े जाते हैं वो कैंगरो कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमले होते हैं, बुग़्ज़ के मारे हुए जज होते हैं, इनके बच्चों को मार देंगे और बर्फियाँ खिलाते हैं जब ये बरी होते हैं वहाँ से। ये दोहरे म्यार हैं। इनको देखें, ये वही नैब है
10 साल ये हुकूमत में रहे, ये पुराना आर्गूमेंट है लेकिन मैं ज़रूर दूंगा, 10 साल ये हुकूमत में रहे, क्यों नहीं नैब को ख़त्म कर दिया, क्यों नहीं नैब के कवानीन को चेंज किया। मौजूदा चेयरमैन नैब बहुत अच्छे थे, दोनों पार्टियों ने कंसल्टेशन करके जस्टिस जावेद इकबाल साहब को लगाया। आज जस्टिस जावेद इकबाल साहब नैब और नियाजी का गठजोड़ हो गया है। बात यह है मुदस्सर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, करप्शन है और करप्शन है, जिसकी वजह से आज 32,000 अरब का कर्जा पाकिस्तानी हमारी हुकूमत को विरासत में मिलता है। हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज होता है। तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिलते हैं। तो मुझे बताएं, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क मुदस्सर आपने देखा हो कि वहाँ पे किसी पार्टी की कभी हुकूमत ना आई हो और वो पार्टी का उसका लीडर भी कभी वज़ीर-ए-आज़म ना बना हो, आते ही उनको लुटा पुटा पाकिस्तान मिले और जितनी ये अपोजिशन है ये अरबपति और खरबपति बन गए हों और पाकिस्तान कर्जों में डूब गया हो। लेकिन मस्ता साहब, वो उनका जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि अगर हम करप्शन करते रहे हैं तो ये करप्शन फ्री हुकूमत है। तो इस करप्शन फ्री हुकूमत में 60 से 90 रुपए तक चीनी चली गई है, पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ा दी है, गंदम जो है वो उसका बहरान पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कैसी करप्शन फ्री हुकूमत है, कैसे सारे ईमानदार लोग हैं जिसमें महंगाई पहले से यानी कि 2018 से भी ज़्यादा 2020 तक बढ़ गई है। तो ये करप्शन फ्री लोगों का वो कहते हैं कि एहतसाब खुद ही नहीं कर रहे हैं, खुद मिल बांट के सारी चीज़ें कर रहे हैं और हम पर इल्ज़ाम करप्शन के लगाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात मेरा एक फिक्रा मुदस्सर जी, 99.9% केसेस जो अभी नैब में हैं वो इन दोनों पार्टियों के बनाए हुए हैं। उससे तो तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी तक जो नून लीग के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस हैं, शायद 1 या 2 केसेस होंगे जो हमारे दौर में इनिशिएट हुए हैं और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है। ये दोनों पार्टियां 2 साल पहले, मैं भी पीपल्स पार्टी में था, क्या कहती थी एक दूसरे को, मुआशी दहशतगर्द, अली बाबा 40 चोर, पेट फाड़ देंगे, गला काट देंगे, लाड़काना की गलियों में घसीटेंगे। और क्या मैं अभी वो बहुत मुझे डायलॉग दोनों के निकाल लें आप। अच्छा, आज कौन सी बात हो गई कि 2 साल बाद ये पाक वितर और साफ होकर एक इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए। उसका एक ही एजेंडा है कि इनको पता था कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है तो ये ज़ीरो टॉलरेंस होगी करप्शन पे। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये हमें प्रेशराइज करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। 100 दफ़ा आप जलसे जुलूस करें, इकट्ठे बैठें, ये जहन से निकाल दें, नहीं होगा। अब मैं आपके सवाल की तरफ मुदस्सर आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं नहीं कहता कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मुदस्सर, आप दिल पे हाथ रख के, आप भी माशाल्लाह सहाफ़त में आपको बड़ा तजर्बा है, आप भी लोगों में उठते बैठते हैं, क्या ये जितने मसाइल हैं, अभी आपने चीनी की बात की, आप आटे की बात करें, खाने आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़, क्या इस सब में मौजूदा हुकूमत जो है ये इन रेट्स को 2 साल पहले तक यहाँ हम लेकर आए थे? मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है, हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमने तो, मेरे भाई, जब हुकूमत मिली ये चीनी की बात कर लेते हैं, क्या माजी में कभी कीमतें नहीं बढ़ती थी? पेट्रोल की, डीजल की, सीमेंट की, चीनी बढ़ती थी ना? क्या होता था? हमारे दौर में ये हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही दौर में जब चीनी की कीमत बढ़ी, हमने उसकी कमेटी कायम की, कमीशन बना, नाम पब्लिक हुए, और ये लोगों ने क्या किया? अगर ये बेकसूर हैं, क्यों जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया, वहाँ से खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज तक आपको पता था चीनी के रेट किस तरह बढ़ते हैं? कौन इसके रेट फिक्स करता है? प्रॉब्लम ये है कि वो पंजाबी कहते हैं जिन्नू पन्नो ला ले, आपके तमाम इदारों में मुदस्सर माफियाज बैठे हुए हैं। सर, तो माफियाज को हुकूमत ने पकड़ना है ना सर। वहां से रेजिस्टेंस, बस सब, अगर हुकूमत माफियाज को नहीं पकड़ सकती तो फिर हुकूमत बेबस है, इसका मतलब है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? पकड़ते हैं तो ये शोर शराबा चल रहा है ना मेरे भाई। आप मैं आपको सिर्फ बात समझा रहा हूं मुदस्सर, मैं फिर कह रहा हूं, जब आप चैलेंज करते हैं माफियाज को, अंदर बैठे हुए माफियाज को, तो वो रिटेलिएट करेंगे, सरमायादार अपना पैसा रोकेगा। आज जो पाकिस्तान में हुआ, क्या हुआ? जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ना तो कोई टैक्स दे रहा है, यहाँ पे अरबपति खरबपति बनते जा रहे हैं, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, उसका टैक्स निकालते हैं तो पता चलता है कि जी वहाँ पर तो पूरे के पूरे महकमे मिले हुए हैं। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, कभी भी टैक्स चोरी नहीं होती अगर FBI साथ ना मिला हो, कभी भी करप्शन नहीं होगी बाकी इदारों में अगर इदारे साथ ना मिले हो। उसके लिए अच्छा, इस वक्त बसर साहब रहेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, सर आपने हमें वक्त दिया।
ये अब ईद के बाद APC और फिर हुकूमत के खिलाफ पूरी एक तहरीक बनाने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, हुकूमत के खात्मे की बात हो रही है, हुकूमत को गिराने की बात हो रही है। खोसा साहब, आईनी तरीके के अलावा कौन सा तरीका हो सकता है कि हुकूमत को भेज दिया जाए? हम बिल्कुल गैर आईनी तरीके के हक में नहीं है। आप को ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए और इंशाल्लाह आईनी तरीका इसका निकलेगा। देखें, अगर आप इस वक्त होंगे तो अवाम सियासतदानों से आगे निकल जाएगी और ऐसी अफरा तफरी होगी जो मैं नहीं समझता कि रियासत के लिए वो अच्छी होगी। रियासत को भी बचाना है, हमने को भी बचाना है और हमने अवाम की जिस अंदाज से अवाम को खोसा साहब, एक तो तरीकाकार है कि इन हाउस की तब्दीली है, अदम एतमाद का मामला है। दूसरा, माजी की तरह जैसे आपके खिलाफ और आपकी अपनी जमात भी तहरीक, ट्रेन मार्च, जलसे, जुलूस की तरह पूरा एक मोमेंटम बनाती रही है। अब वो कोविड की वजह से भी सूरत हाल है कि आवाम का खतरा नहीं हो सकता, तो फिर क्या तरीकाकार हो सकता है कि इस वक्त ऐवान के अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीली लाने की पोजीशन में अपोजिशन हो सकती है? खोसा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, इसको इशू है। तो बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, गैर आइनी तो खोसा साहब भी कह रहे हैं, वो खुद आइनी आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि गैर आइनी कोई इकदाम नहीं होगा। गैर आइनी इकदाम नहीं होगा तो अपोजिशन के साथ आपकी इत्तहादी जमातें अगर मिलती हैं तो फिर आपके लिए एक मसाइल होते हैं। इत्तहादी भी आपके अक्सर नाराज़ होते हैं। आपके पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, इसी तरह से बलूचिस्तान से मैंगल साहब हैं, उनकी भी नाराज़ी होती रहती है। GDA और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों सिंध से जमातें हैं, उनके भी कभी न कभी कोई नाराज़ी है। तो अगर ये तमाम जमातें आपके साथ इस वक्त भरपूर हैं तो फिर तो आपको कोई खौफ नहीं है और इन्हीं जमातों की वजह से आपकी हुकूमत जाने का ख़तरा भी हो सकता है। मुदस्सर भाई, मैं आपको कहूँ, इत्तेहाद बनते रहते हैं, इत्तेहाद टूटते रहते हैं। जितनी जमातों का आपने नाम लिया वो उनकी एक अपनी आइडियालॉजी है, उनका अपना मंशूर है, अपनी सोच है, वो हमारे इत्तेहादी हैं। हमारी जमात में जम तो नहीं हो गए हैं। आपको याद होगा जब ये बजट का मामला था, क्या कहा जा रहा था, मेंगल साहब छोड़ गए, क्यों इनका बजट ही पास नहीं होगा। आपने देखा क्या हुआ वहाँ पे, आसानी से हमारा बजट भी पास हुआ। मैं फिर कहता हूँ कि अगर ये समझ के अभी बहुत ही काबिल एहतराम है, मेरे बड़े हैं भाई, आपको हम वेलकम करते हैं। आप बिल्कुल आप एहतजाज करना है, एहतजाज करें। आपने तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, हम आपको वेलकम करेंगे और किसी किस्म का कोई गैर आईनी हम भी काम नहीं करेंगे। पहले भी मौलाना फजलुर रहमान आए, किस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की रियासती इदारों के मुतल्लिक, प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक, हमने तो उनका एक कारकुन को भी टच नहीं किया। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि आप ये मौला जट और नूरी नाथ की बढ़ के मारते हुए 2 साल तो गुजर गए, आप आज कह रहे हैं कि आप ईद के बाद करेंगे। भाई करें, लेकिन आप सिर्फ ये जवाब दे दें कि किस बात पे, आपका एजेंडा क्या है। सही, चले मैं पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं। खोसा साहब के हमारे दोबारा से लाइन कनेक्ट हुई है। खोसा साहब शुक्रिया। ये एक तो एजेंडा क्या है बसरा साहब पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ सर मेरा भी सवाल है कि अगर कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद का मामला नहीं कर पाते आप, तो कौन सा ऐसा तरीका है सर जो आईनी भी हो और इस हुकूमत के खिलाफ और इस हुकूमत का खात्मा भी हो पाए? देखें, बसरा साहब का मैं वकील रहा हूँ, इसलिए मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ। मैं नूरी नथ और इसकी बात तो नहीं करूंगा, बड़कों की बात भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नहीं, सरदार साहब मेरे बड़े हैं। मैंने सरदार साहब को नहीं कहा, सरदार साहब मेरे बड़े हैं, सरदार साहब मेरे बड़े हैं और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं समझता हूँ कि ये कोई महज़ब अल्फाज नहीं है, इसलिए मैं वो बातें नहीं करूंगा जो इन्होंने की हैं। लेकिन देखिए, बात ये है कि जो एजेंडे की बात करते हैं, तो जिस तरह से अब अवाम को गुर्बत की दहलीज में धकेल दिया गया है, जिस तरह से मुआशी बदहाली पे इस 2 सालों में हमें पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया गया है, जिस तरह से डॉलर की जो है आसमानों पर जा रही हैं, जिस तरह से बेरोजगारी का जो अंसर है वो आप देखें तो आजकल रिकॉर्ड तोड़ गया है, जिस तरह से अगर पहला पाकिस्तान का ये वाहिद GDP ग्रोथ का नेगेटिव बजट है GDP ग्रोथ में, तो मुझे बताइएगा कि क्या हम जुल्म नहीं करेंगे? 10 अरब ये दरख्त लगा रहे हैं
1 करोड़ ये नौकरी दे रहे हैं लोगों को, बेरोजगार तो किया है, नौकरी तो एक नहीं दी है। 50 लाख घर ये दे रहे थे, वो 50 लाख घर तो एक तरफ है, घर गिराने का जरूर इनके पास वो मौजूद है और गिराए हैं बहुत सारे। फिर अगर देखें आप तो अफरात ज़र जो है, जितनी महंगाई है, लोग जो है किचन का आइटम्स खरीदने से कासिर हैं, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर होंगे। अभी तो मैं समझता हूं कि इन्हें कोरोना ने बचाया हुआ है, वरना अवाम ही सड़कों पर इतनी निकल आती कि ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज को शायद ये कॉल देने की भी जरूरत ना पड़ती और पॉलिटिकल पार्टीज भी पीछे रह जाती। सरदार साहब वो करें, ये तो हम माफियाज के खिलाफ जब हाथ डालते हैं तो अपोजिशन जमातें जो है वो चीखने लग जाती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमात हमारे दौर के, आप खुद वकील हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, कहते हैं हमारे दौर के तो मुकदमात 99% नहीं है, 1% हमारे दौर के, बाकी तो सब एक दूसरे के अदवार में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात थे, जिनमें आपके क़यादत हो या मुस्लिम नून की क़यादत हो, वो इस वक्त गिरफ्तार है। देखिए मैं तो माफिया, मैं केसेस की तो बात ही नहीं कर रहा। माफिया इन्होंने शुगर माफिया किसके खिलाफ पकड़ा है? अरे पकड़े ना तरीन साहब को, पकड़े ना इमरान खान से शुरू हो, जो काबीना ने फैसला किया था एक्सपोर्ट का, उनको पकड़े, फैसला गलत था। ये क्यों नहीं उस्मान बुज़दार को पकड़ते जिसने सब्सिडी दी थी? भाई सब्सिडी हमने तो नहीं दी थी, फिर क्यों नहीं पकड़ते मालम जब्बा में जिसने ये माशाल्लाह किया है? बीआरटी में करोड़ों रुपए पे पहुंच गई है वो, बीआरटी में क्यों नहीं पकड़ते? ये जरा देखिए तो सही इनके जो माशाल्लाह हैं। हमें तो कोई फिक्र नहीं है, हम तो केस आज 20 सालों से भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे और एक में भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला देखिएगा कि हम तो सुरखरू हुए। अब भी मैं आपको ये खातिर जमा रखिएगा, अब भी हमें कोई ऐसा केसों का परवाह नहीं है, लेकिन माफिया, शुगर माफिया को पकड़े, आटा माफिया को पकड़े, तेल माफिया को पकड़े, गैस माफिया को पकड़े, क्यों नहीं पकड़ते? फिर अपने ही ये वज़रा जो है, इन्होंने एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स जिनके अमेरिकन और जिनके बाहर की वफादारियां हैं, जो खुद इनके अभी साबित हुए हैं कि फॉरेन नेशनल्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इनकी अपनी काबीना में बैठे हुए हैं, और फिर सारी की सारी जो है इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है, सारी की सारी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज वो नॉन इलेक्टेड लोगों के पास है। और अगले दिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा, भाई ये नॉन इलेक्टेड लोग तो ये ब्रीफकेस पकड़ेंगे और ये फिर मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आज बताएं शौकत अजीज किधर है? किसी ने जाना है कि शौकत अजीज कहाँ है? अगर इस तरह से आप रखेंगे लोगों को, आपकी खजाना उन्हीं के पास है, कॉमर्स उन्हीं के पास है, ट्रेड उन्हीं के पास है, उनकी फिर एविएशन का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो पाकिस्तान की एक फ्लैगशिप हमारा था, PIA थी, उसको आपने तबाह करके रख दिया। सरदार साहब बड़ी लंबी चार्जशीट आपने बता दी है हुकूमत के हवाले से। अभी तो अशरे अशीर है, अभी भी अगर बसरा साहब को चाहिए कि एजेंडा क्या होगा तो बसरा साहब एजेंडे की तो बड़ी लंबी तफसील आ गई है सर, वज़रा से लेके मुआविन खुसूसी, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर तो मामलात हैं। तो ये आपके भी वकील हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी तफसील बता रहे हैं वज़रा साहब। तो इसके तो फिर एजेंडा क्या, एजेंडे बन जाएंगे? पहले तो जी सरदार साहब कुछ बात करें, मैं जवाब लें जी बातें सुन जी। जब से हुकूमत आई है यही गुफ्तगू टीवी पे सुन रहे हैं कि जी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, मैं मिसाल PIA की, चूँकि सरदार साहब ने बात की है, PIA जब हमारी हुकूमत आई, क्या 600 अरब का मकरूज़ PIA को तहरीक इंसाफ ने किया है? क्या वहाँ पर जाली लाइसेंस पे लोग भर्ती हमने किए हैं? वहाँ पर अगर रिपोर्ट पब्लिक की है जिसमें 100 ख़ानदान जो हैं वो बेचारे, उनके वर्सा के साथ क्या हुआ, उनके लोगों के साथ, उनको पब्लिक करना जुर्म है। देखिए स्टील मिल को ले ले, हमारे 2 ही नेशनल प्राइड हैं बड़े इदारे, 500 अरब का खसारा उसमें मिलता है, 600 अरब का खसारा यहाँ मिलता है। अच्छा, ये जितनी गुफ्तगू है वो सारी की सारी टॉक शोज़ के लिए है। इन्हें ये रात 7 बजे से, अभी तो चूँकि आपका तो 4 से 5 बोल टीवी करता है, 7 बजे 4 से लेकर 12 बजे तक अपोजिशन यही बातें। भाई अगर ये सारा कुछ बस साहब यहाँ पे सवाल है, किस बात का इंतजार? सवाल मेरा यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर अवाम इंतजार करते खान साहब की हुकूमत आएगी, सब कुछ बदल जाएगा, जो उन्होंने वादे किए थे। अभी 2 साल से आप जो आकर बात करते हैं, चाहे वो इस वक्त हमारे प्रोग्राम में या रात तक 11 बजे, वो ये भी बात कर रहे हैं
कि हमें ये लुटा-पुटा मिला, हमें ये सब कुछ करप्ट मिला, ये खराब मिला। अब आप वो सारी खराब की गर्दान कर रहे हैं, तो 2 साल से अवाम इस इंतजार में है कि खराब की गर्दान सुने या तब्दीली जिसकी बात थी उस तब्दीली का कोई मंजर देखें। वो मंजर नजर नहीं आ रहा। मुदस्सर 24 करोड़ के मुल्क को 70 साल जिसके अंदर आमरीत हो या ये दोनों पार्टियां थी, जिसको बेदर्दी से लूटा गया, गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं थी, तो आप कहते हैं कि 2 साल में इमरान खान कोई गीदड़ सिंगी या कोई जादू की छड़ी घुमाए और सब कुछ ठीक हो जाए। यार ये तो नाइंसाफी है। आपका घर जो है ना, घर वहां पे सर हम तो नहीं, खान साहब कहते 100 दिन, 100 दिन हम नहीं कहते थे, 100 दिन खान साहब कहते थे। हम तो खान साहब को इंतजार कर रहे थे जी। लेकिन कहते थे लेकिन पता लगा जब इक़्तिदार में आए, प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, यहाँ पर एक से एक डिपार्टमेंट में हालात बुरे हैं। जिसको छेड़ा है वहाँ पर सवाए जाली डिग्रियों वाले अपने अकरबा परवी करके लोगों को भर्ती किया गया, तमाम जिम्मेदारी तबाह बर्बाद मिले। तो मेरे भाई इसके लिए वक्त लगेगा, ठीक हो गया। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, उसके आप ब्रेक लें। ब्रेक के बाद वापस आते 70 साल लतीफ़ खोसा साहब से जानेंगे आमरीत जमहूरियत ने जिस किस्म का पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, वक्त तो लगेगा। तो सर इंतजार अपोजिशन को भी करना चाहिए नहीं? खोसा साहब से जानेंगे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। खोसा साहब, आपने इतनी हुकूमत कर ली मुख्तलिफ अदवार में, कभी छोटा टेन्योर, कभी बड़ा, कभी मुकम्मल कर लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है 2 साल का एक वक्त मिला बमुश्किल, और 70 साल के मामलात हैं। आप मज़ीद वक्त नहीं देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत कर सके? क्यों खात्मा पर चाह रहे हैं? वक्त मिलना चाहिए उनको भी। देखें, इन्होंने खुद कहा था, एक तो पहले ही कहा था कि आते सारी इनके वजीर एक जो माशाल्लाह बड़े हरदिल अजीज है, इतने हरदिल अजीज है, पीटीआई के वकील के सारी कंबाइंड ऑपोजिशन जब वो खड़े होते हैं तो वॉकआउट कर जाती है। उन्होंने कहा था 1 अरब उसके मुंह पर मारेंगे लाकर, 1 अरब उसके मुंह पर मारेंगे। और फिर इन्होंने कहा था मोहतरम खुद इमरान खान दिन के अंदर जो है हम ये तमाम मसाइल जो है इसका हल कर देंगे और पैसा बाहर ऊपर से बारिश होगी और इस तरह से पुरएतमाद होगा और ये होगा और वो होगा। फिर 90 दिन से फिर 6 माह आ गए, 6 माह से फिर 1 साल आ गया, 1 साल से अब 2 साल हो गए। तो मुझे बताइएगा कि जरा ये 90 दिन भी चले छोड़ दें, 6 माह छोड़ दें, 1 साल छोड़ दें, 2 साल में एक चीज, एक वादा जो इन्होंने किया था वो बता दें। अब बातें तो करते हैं कि जी ये जो रियासत मदीना, अरे बाबा रियासत मदीना में यू टर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी जान उन पे और मेरे औलाद की कुर्बान जाए, उन्होंने फरमाया था, पूछा था कि बताओ तुम साहबा कराम से कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन का लश्कर फौज कशी कर रहा है तो क्या आप मानोगे? तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हम बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आपके ने जिंदगी में कभी आपने गलत बयानी नहीं की है। तो मोहतरम इमरान खान साहब ने जितने वादे किए थे सारे के सारे यू टर्न मारे हैं और इसको बेईमानी कहते हैं आम लुगत में कि सर वो करे बड़े लीडर्स जो हैं वो यू टर्न लेते हैं। उन्होंने तो ये भी बात अपनी तकरीर में की थी, तो बड़े लीडर्स फिर ये कहना छोड़ दें कि फिर ये रियासत मदीना की बात करना छोड़ दें। फिर खुदारा रियासत मदीना सदाकत, अमानत और दयानत के अलावा कुछ नहीं थी। रियासत मदीना में सब कुछ था। दीन एक मुकम्मल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मजहब किया था जिसकी शुरुआत, इब्तिदा और इंतहाई दयानत, अमानत और सदाकत पर थी। और ये दयानत, अमानत और सदाकत ये झूठ बोल के और लोगों को एक सब्ज बाग दिखा के और हुकूमत में आकर और उसके बाद बेईमान होकर मुकर जाना, हर चीज से नाराज करके उसका यू टर्न मारना, इसका कॉन्सेप्ट और तसव्वुर हो ही नहीं सकता है। तो झूठ बोलना जब इनका शियार बन चुका है तो 2 साल हमने देख लिया है, बाकी क्या करेंगे? मैं कहता हूं कि जुल्म होगा पाकिस्तान के अवाम के साथ और रियासत के साथ अगर हम अब नहीं खड़े होंगे और उनकी
अब हम नवा होकर हम ये इनसे छुटकारा नहीं हासिल करेंगे। हमारी रियासत और पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान ये की जो है वो बका के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस हुकूमत का खात्मा या अपोजिशन का स्टैंस है। यहाँ पर एक खबर दे के बाद हम जवाब जानेंगे बस्रा साहब से। शौकत बस्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बस्रा साहब, आपने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू सरदार साहब की सुन ली है। अब वक्त है कि ये मदीना की रियासत जो ईमानत, दयानत, सदाकत पर मबनी है, उसका आप नाम लेना छोड़ दें या फिर आपको तरीक़ाकार वो अपनाना पड़ेगा? मुदस्सर, मैं अभी सरदार साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी है। मुझे अभी तक याद है कि एक COD साइन हुआ था UK के अंदर, और उस पर बड़े शादियाने बजाए गए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है कि जिसकी हुकूमत आएगी उसको अपना टेन्योर पूरा करना है। और आपको याद होगा कि नून लीग की हुकूमत आई, उसके ख़िलाफ़ जब भी दिया उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है, हम चाहते हैं कि जो टेन्योर आइनी तौर पर मिला है वो पूरा हो। अच्छा, अब इनको याद आ गया कि नहीं जी ये हुकूमत नाकाम हो गई है, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, तो आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किधर चला गया? सर वो आपके साथ तो नहीं था ना, वो तो पीपल्स पार्टी नून लीग का था, और आपको वो इलेक्टेड हुकूमत ही नहीं मानते। वो कहते हैं आप सिलेक्टेड हैं, इसलिए आपको घर जाना चाहिए। सर वैसे मुदस्सर जब से मैं सियासत में आया हूँ और जब से आप सहाफत में आए हैं, एक ही बात सुनते आ रहे हैं, जुर्लू इलेक्शन, सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कौमी हुकूमत बनेगी, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, आज हुकूमत गई, कल गई। मुझे बताएं, इसके अलावा जब भी कोई हुकूमत आ जाती है मुझे बता दें कोई ऐसे कोई एक लफ्ज़ भी ऊपर नीचे हुआ हो। तो इसलिए, और दूसरी बात, जो मौजूदा जो अपोजिशन है ना, ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारी हुकूमत की। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा। मौजूदा अपोजिशन जो है, इससे हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ये खुद इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारी हुकूमत की। अच्छा। ये वो अपोजिशन है जो होम्योपैथिक है, ना जिदा फायदा ना नुकसान। होम्योपैथिक जो दवाई होती है ना उसका फायदा होता है, नुकसान होता है। इनके पल्ले क्या है? मैं बड़े चैलेंज से कहता हूँ, अभी आप देख लीजिए आज ये मीटिंग्स कर रहे हैं, ये ज्यादा खुद एतमादी नहीं है हुकूमत की कि अपोजिशन को इतना लाइट ले रहे हैं, कह रहे हैं होम्योपैथिक किस्म की ये अपोजिशन है। यार देखे ना, देखे मेरी बात सुन, अगर मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर ये इतनी स्ट्रांग अपोजिशन होती या इनसे हमें कोई डर होता तो लोग करते हैं ना, आए जी हमने मुद्दत पूरी करनी है, हमने 5 साल पूरी, हमारा एजेंडा नहीं है 5 साल पूरे, हमें जो अवाम ने मैंडेट दिया है वो पूरा करेंगे। अगर ये हमें गिरा सकते हैं सही तरीके में इत्मीनान, आ जाएं जलसा जुलूस करें। लेकिन अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी है कि हमें वो ब्लैकमेल करेगा, हमें वो ये कहेगा ये आपकी हुकूमत जा रही है, तो भाई उस शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो तो कहते हैं मेरी जान भी पीछे चली जाए, मैं इस एजेंडे से पीछे नहीं हटूंगा। सो इस अपोजिशन तो हुकूमत को किसी भी किस्म का खतरा इस अपोजिशन से नहीं है, बल्कि अपोजिशन में तो आप कह रहे हैं कि ये होम्योपैथिक अपोजिशन है, इसका ना कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है। तो अब देखते हैं कि अपोजिशन ईद के बाद क्या तैयारी करती। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम कुछ बात करेंगे इस वक्त कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। अच्छी खबर मुल्क में ये है कि इस वक्त तेज़ी के साथ मरीज़ों की तादाद कम है, और जो ख़ास तौर पर एक जो चीज़ खबर आज हम देख रहे थे कि 2,05,929 अफराद कोरोना को शिकस्त भी दे चुके हैं। और NCOC की मीटिंग में बताया गया कि सिर्फ 53,555 एक्टिव केसेस हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक तो केसेस की तादाद कम है, टेस्ट भी कम हो रहे हैं, तो ये वाकई अब कदरे कम हो गया है जो जोर पहले था इस मरज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। बात ये है कि बिल्कुल जोर टूटा है, और इस तरह से टूटा है कि जो क्रिटिकल केसेस थे, जो प्रॉब्लम वाले केसेस थे, वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो गए हैं। जो पिछले महीने जून में बड़ी परेशानी रही, हमें
हमें फोन करता था कि बिस्तर नहीं मिल रहा है, फलां हॉस्पिटल मना कर दिया, फलां हॉस्पिटल, वो सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और जो हमारी मालूमात है पूरे पाकिस्तान में अब आईसीयू, एचडीयू के बेड्स भी खाली हैं लोगों के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। एक तो ये है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, उसमें ये चीज देखनी होगी कि हम टेस्ट भी बहुत कम कर रहे हैं ओवरऑल, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि लोग खुद से भी टेस्ट कराने को तरजीह नहीं देते हैं और मना करते हैं। फिर हम जो फिजिशियन है, अमराज भी जो है वो मरीज को इंसिस्ट नहीं करते हैं कि आपने कोरोना का टेस्ट कराना ही है। तो जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको मैं ट्रीट भी कर रहा हूं, कुछ अपने डॉक्टर्स हजरात भी हैं जो कि पॉजिटिव हैं, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और दूसरे स्टाफ हैं हॉस्पिटल के, उनका किसी जगह पे कहीं काउंटिंग नहीं है या नाम नहीं है। तो एक तो ये हमारा है कि वो लोग घर पे आइसोलेशन है। दूसरा, जो क्रिटिकल वाला जो पेशेंट थे, वो हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने अब इसको समझ लिया है कि जो बीमार होते हैं, जो बीमार नहीं होते हैं, बुखार नहीं होता है, वो तो अभी तक ये समझ रहे हैं कि कोरोना कोई चीज नहीं है। लेकिन अब वो लोग जो कि बुखार जिनको होता है या खांसी की शिकायत होती है, जिस्म में दर्द होता है, वो परेशान होते हैं और वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं, जिससे उनकी बीमारी में शिद्दत नहीं आती है और वो आइसोलेशन वाले मरीज नहीं रहते हैं, मतलब आइसोलेशन वार्ड वाले मरीज नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, ये खौफ भी हमने देखा है कि पिछले कुछ 15-20 दिनों में जब से खबर आ रही कि कदरे कम हो रहे हैं लोग, वो खौफ भी लोगों में उस तरह कम हो गया। पहले बहुत डर रहे थे, अब वो हमने देखा कि मास्क का भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, SOP पर भी अमल नहीं हो रहा है। तो क्या खुदा न खास्ता इस वजह से भी अगले आने वाले वक्त में, खासतौर पर ईद की बात की बात पर, तो खुदा न खास्ता केसेस बढ़ सकते हैं अगर ये एटीट्यूड हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से हम तमाम डॉक्टर्स थोड़े से परेशान है, कंसर्न है हमारा कि अब प्रॉब्लम ये है सारा कि मेरे पास कल परसों भी एक पेशेंट आया और मैंने उसको कहा कि यार आपने मास्क नहीं लगाया और मेरे कमरे में आप आ गए हैं। उसने कहा डॉक्टर साहब अब तो कोरोना खत्म हो गया पाकिस्तान से। तो ये जो कॉन्सेप्ट लोगों में आया है कि टेलीविजन पे चल रहा है कि जी कम हो गया है, उसको इन्होंने खत्म करने को सोच लिया है कि पाकिस्तान से कोरोना खत्म। अब कोई भी आदमी नहीं नजर आता आपको बाजारों में इधर जो कि मास्क लगा के घूम रहा है। और आपके पास अब 4 जो इवेंट्स आने वाली हैं, 4 इवेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ईद उल अजहा, उसमें जैसे पिछले ईद में हमने नुकसान उठाया था, हमें क्या ना हो जाए। फिर 14 अगस्त जिसमें हुजूम बहुत सारा होने के चांसेस है। फिर मुहर्रम की आएगा उसके बाद अगले महीने, उसके बाद फिर अगले महीने रबी अव्वल का महीना आएगा। तो 4 ये महीने हैं, खासकर इसके अंदर जो मुहर्रम और रबी अव्वल है, हमें डर है कि खुदा न खास्ता ये जो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कुदरत का ही हम पर एक मेहरबानी है जो कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं और शायद हमारे लोगों में इम्यूनिटी कुछ ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से ये केस हो गए। लेकिन इसके बावजूद लोगों को बहुत ख्याल कर और हुकूमत को चाहिए कि SOPs पे को फॉलो करवाया जाए, चाहे वो किसी तरीके से भी हो। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि SOPs को भी फॉलो कराया जाए और माशी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी दूर किया जाए। बिल्कुल, ये दोनों चीजें बड़ी बहरहाल अहम है और अवाम का भी बड़ा इसमें रोल है कि वो अपनी खुद हिफाजत भी करें, क्योंकि उनकी हिफाजत, उनकी जान उनके अपने हाथ में है। मास्क का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहबान बार बार ये कह रहे हैं कि मरज़ अभी गया नहीं है, एहतियात ही आपको बचा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ का आप ख्याल रखना, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है, मवेशी मंडियों का रश लग रहा है और वहाँ पर भी SOP का अगर आप ख्याल रख कर जाएंगे तो फिर आपके लिए बेहतरी होगी। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कल आपको कराची की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है सोहराब गोट, उसकी भी सूरत हाल से आगाह करेंगे। वहाँ SOP का किस तरह ख्याल रखा जा रहा है और मंडी की रौनकें और इंतजामात कैसे हैं। आज से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।